Hello everyone. Today we will start next topic, the कोपरनिकन रेवोल्यूशन, कोपरनिक्सीय क्रांति। ये जो टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं 14th सेंचुरी से और 17th सेंचुरी तक, तो इसमें हमने देखा कि जो यूरोपियन कंट्री थी वहाँ पे बहुत सारे चेंज हुए थे। कौन कौन से, जैसे कल्चर चेंजिंग हुए थे, ट्रेडिशन बदल रहा था वहाँ की। तो इन सब के बाद में कुछ यहाँ पे ऐसे इन्वेंशन हुए जो जिनको काफ़ी लंबा टाइम लगा कि उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो ईसाई धर्म के धर्माधिकारी थे, कलर की मैन थे, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि जो ईसाई धर्म के जो धर्माधिकारी थे, जो मेन हेड थे, उनका क्या मानना था कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, वो एक पापी प्राणी है। क्या है? पापी प्राणी है वो, यानी कि बहुत सारे पाप करता है, ऐसे काम करता है जिससे ईश्वर जो है नाराज़ हो जाते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो उनके ऐसे कामों की वजह से जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो एक जगह स्थिर है और वो पापों से भरी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। क्रिश्चियन हैड बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज ए सिनफुल प्लेस। क्रिश्चियन लोगों का क्या मानना था, क्या उनका विश्वास था कि जो हमारी अर्थ है वो सिनफुल प्लेस है। ठीक है, एक पापी जगह है। ठीक है, पापी जगह है जहाँ पे पाप करने वाले लोग रह रहे हैं। एंड द हैवी बर्डन ऑफ सिन मेड इट इमोबाइल। और इनके हैवी, ये जो पाप किए गए हैं, इनके बर्डन से, इनका जो भारी इन पे एक दबाव है, जो बर्डन है, उसकी वजह से क्या हो गई है? स्थिर हो गई है हमारी पृथ्वी, एक जगह पे स्थिर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इनका क्या मानना था? द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव्ड द सेलेशियल प्लैनेट्स। कि नेक्स्ट इनका क्या मानना था कि जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो क्या है? सेंटर में है, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के सेंटर में है। और इसके जो बाकी के जो ग्रह हैं, सेलेशियल प्लैनेट्स, जो आकाशीय पिंड हैं, वो इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो इनका क्या मानना था कि अर्थ वो बीच में है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। ये ईसाइयों का मानना था। लेकिन इसी टाइम पे आप देखोगे कि एक कोपरनिकन थ्योरी हमारे सामने आती है। कोपरनिक्स ने जो अपनी थ्योरी रखी, उसमें क्या था? सन सेंटर सिद्धांत उन्होंने दिया था, सन सेंटर थ्योरी। उन्होंने क्या कहा कि जो सन है वो बीच में है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो देखते हैं इसमें। कोपरनिकस asserted that the planet including the earth rotate around the sun। कि कोपरनिकस का क्या मानना था कि जो सभी ग्रह हैं और उनमें क्या है, जिसमें पृथ्वी शामिल है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, वो क्या करते हैं? रोटेट अराउंड द सन, चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ये थ्योरी दी कोपरनिकस ने। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। और जहाँ तक जो कलरगी मैन थे, जो पहले जो अपने एंशियंट ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, ऐसे जो लोग थे, परंपरावादी लोग थे, उन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया और इसको विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। घोर प्रतिक्रिया इसके विरोध में की गई। और इसी वजह से जो कोपरनिकस की अपनी मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो उनकी पांडुलिपि थी, उन्होंने बुक लिखी जो दी रेवोल्यूशन निब्स। ठीक है, दी रेवोल्यूशन निब्स, हिंदी में इसका है दी रोटेशन, परिभ्रमण नाम से एक बुक थी, नाम है दी रेवोल्यूशन निब्स। और इसी वजह से इन्होंने इस बुक को प्रिंट नहीं होने दिया, ना ही इसको प्रिंट करवाया। ठीक है, ही डिड नॉट वांट हिज मैन्युस्क्रिप्ट टू बी प्रिंटेड। और इसी डर से कि लोगों की जो इसके विरोध में प्रतिक्रिया है, इसी डर से कोपरनिकस ने इसको प्रिंट नहीं करवाया था। और जब इनका लास्ट टाइम था तो इन्होंने ये जो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये अपने जो इनके एक फॉलोवर हुए हैं, जोसेफ रिटिकस, उनको ट्रांसफ़र कर दी थी, उनको दे दी थी। ठीक है, ही गेव इट टू हिज फॉलोवर जोसिम रोटिकस थे, उनको इन्होंने ये बुक दे दी थी। ठीक है, लेकिन एक काफ़ी, आप देखोगे हाफ सेंचुरी के बाद में, एक लंबा पीरियड जाने के बाद में, और लोगों ने ये जो विचार थे, ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी, या फिर जो भी उस टाइम में नए नए आविष्कार हुए थे, उनको मानना स्टार्ट कर दिया था, एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और आगे चलकर इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे जो गैलीलियो गैलीली और जोहानेस केपलर जो हुए हैं, उन दोनों के जो उन्होंने थ्योरी दी, उनको जाके लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया था। और जो यहाँ पे हेवन और अर्थ का जो डिफरेंस था, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन हेवन, स्वर्ग, एंड अर्थ, पृथ्वी, वाज ब्रिज
थ्रू द राइटिंग ऑफ एस्ट्रोनोमर खगोल शास्त्री, ठीक है, खगोल शास्त्री, जो खगोल शास्त्री हुए कौन कौन, जोहानियस केपलर एंड गैलीलियो गैलीली, इन दोनों ने जो इनके लेख लिखे उसके बाद में स्वर्ग और अर्थ का जो अंतर था वो ख़त्म हो गया था। और ये जो विचार कोपरनिकस ने हमें दिया कि सन सेंटर थ्योरी जो दिया, इसको बाद में पॉपुलर किसने किया, केपलर ने। द थ्योरी ऑफ अर्थ एज पार्ट ऑफ सन सेंटर सिस्टम वाज मेड पॉपुलर बाय केपलर, जो केपलर था उसने, और उसकी थ्योरी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य, इस पुस्तक में जो इन्होंने लिखी, इस बुक में इस थ्योरी को इन्होंने पॉपुलर किया, किसने, केपलर ने। लेकिन ये थ्योरी दी किसने थी, ये दी थी कोपरनिकस ने, ठीक है, कोपरनिकस ने इस थ्योरी को दिया था। और इस थ्योरी में ही इस बुक में ही जो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री थी, इसमें ही आगे बताया गया कि द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्कल, कि जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर, सर्कल उसमें नहीं, वर्ताकार नहीं लगाते, वर्ताकार में नहीं लगाते, वो किस में लगाते हैं, बट इन इलिप्सिस, यानी कि वो दीर्घ वर्ताकार में लगाते हैं, दीर्घ वर्ताकार में नहीं लगाते, यानी राउंड शेप में नहीं लगाते, सर्कल शेप में, दीर्घ वर्ताकार में उसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गैलीलियो कन्फर्म द नेशन ऑफ द डायनेमिक वर्ल्ड, यानी गतिशील विश्व, गतिशील विश्व के बारे में इन्होंने आगे अपनी व्याख्या की, गतिशील विश्व के बारे में। इन हिज वर्क द मोशन, इन्होंने जो रचना लिखी, जो कृति लिखी, जो उनका काम था द मोशन, जिसका हिंदी में गति, ठीक है, इन्होंने गतिशील विश्व के बारे में बताया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब कि चेंज लाने वाली थ्योरी थी वो कौन सी थी, हमारी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की जो थ्योरी थी, जो किसने दी, आइजैक न्यूटन ने दी थी। इस थ्योरी ने इतना काम किया कि लोगों ने अभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि ये रियल में सही है, और जो ईसाई प्रवर्तक कह रहे हैं वो चीज़ें वो पूरे तरीके से सच नहीं है। तो ये हो गया हमारा कोपरनिकन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीडिंग द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। तो इस टाइम में जब जो लोग पहले जैसे ईसाई धर्म या फिर चर्च के जो रूल थे उनको फॉलो कर रहे थे, तो इस टाइम में आके ये जो थिंकर थे, ये जो विचारक थे, ये जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने क्या शो कर दिया कि जो नॉलेज है, कि दैट नॉलेज एज डिस्टिंक्ट, यानी कि फ्रॉम बिलीफ, कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो किस पे आधारित नहीं है, बिलीफ यानी विश्वास पे आधारित नहीं है, वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, की जो ज्ञान है वो किसी विश्वास पे आधारित नहीं है कि हम मान लेंगे, हमारा विश्वास है कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, ये सिर्फ हमारा विश्वास है। तो जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो किसी विश्वास पर आधारित नहीं है, वो किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन पर, और एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों पर आधारित है। और ये सब यहाँ पे जैसे नई नई विचारधाराएं यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी जो हमारे जैसे जो टॉपिक रहे हैं, जो सब्जेक्ट रहे हैं, उनमें नए नए एक्सपेरिमेंट होने स्टार्ट हो गए थे, नई इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होनी शुरू हो गई थी, जिससे लोगों को नए नए आविष्कारों के बारे में पता लगने लग गया था, ठीक है। और जो ये इस टाइम में न्यू अप्रोच हुए, जो एक नई विचारधारा यहाँ पे आई, उसको हिस्टोरियन से क्या कहा है, हिस्टोरियन वर टू लेबल दिस न्यू अप्रोच टू द नॉलेज ऑफ मैन एंड नेचर द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने इसको क्या लेबल दिया है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी कि वैज्ञानिक क्रांति कहा है। ये जो चेंजमेंट यहाँ पे हुए थे, जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं कि कौन कौन से चेंज होने लगे थे इस टाइम में, तो उसको इतिहासकारों ने क्या कहा है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति। नेक्स्ट है इसमें कि इस टाइम पीरियड में जो ये चेंजेज हुए थे, उसके बाद में कुछ ऐसे संगठन यहाँ पे बनने लगे थे जिनका काम क्या था कि जो नॉलेज है, जो इस टाइम में जो आइडियाज़ आए हैं उनको फैलाया जाए। तो इसी को लेकर दो अकेडमी यहाँ पे बनी थी। द पेरिस अकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन 1670, 1670 में पेरिस अकेडमी का निर्माण किया गया, उसको स्थापित किया गया। एंड रॉयल सोसाइटी, जो रॉयल सोसाइटी थी, उसको इन लंदन, ये लंदन में बनी थी, फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल नॉलेज, जो प्राकृतिक ज्ञान है, जो नेचुरल नॉलेज है, वास्तविक ज्ञान है, उसको फैलाने के लिए। कब बनी, 1662 में, 1662 में, ठीक है। पेरिस अकेडमी 1670 में
और रॉयल सोसाइटी 1662 में, ये दोनों सोसाइटी यहाँ पे बनाई गई। और इनका काम क्या था कि यहाँ पे ये लोगों को जैसे इकट्ठा करते थे, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर लेक्चर वहाँ पे दिया जाता था। लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता था, उनको समझाया जाता था कि ये जो ज्ञान है, ये जो नए आविष्कार हो रहे हैं, ये कितने सही हैं, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं और रियलिटी क्या है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे लेक्चर दिए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, वाज देयर ए यूरोपियन रेनेसा इन द 14th सेंचुरी, क्वेश्चन मार्क। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? ये एक डिस्कस पॉइंट है हमारा कि ये जो चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है कि इस टाइम पीरियड में पुनर्जागरण हुआ था, तो क्या वास्तव में 14th सेंचुरी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, रीबर्थ हुआ था? उसमें कुछ टॉपिक हैं हमारे जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हम देखेंगे पीटर बर्ग्स, जो इंग्लैंड के हैं। पीटर बर्ग एक राइटर हुए हैं। इन्होंने जो इस टाइम पीरियड के बारे में जिन्होंने लिखा है, बर्कहर्ट जिनके बारे में हमने पहले ही बात की थी, बर्कहर्ट जिन्होंने इस टाइम पीरियड को रेनेसा भी कहा था, उनके अपोजिट इन्होंने लिखा है पीटर बर्ग ने, प्रेजेंट डे में जो है हॉलैंड के। तो इन्होंने इस टाइम में क्या कहा कि बर्कहर्ट ने 14th सेंचुरी या फिर यूरोप में हुए रेनेसा को लेकर कुछ ज़्यादा ही मतलब अलग अपने विचार रखे हैं कि बर्कहर्ट ने इस टाइम पीरियड पे और एंशियंट टाइम पीरियड में दोनों का जो अंतर है उसको बहुत गहरा कर दिया है बर्कहर्ट ने। ठीक है, किसने कहा है? पीटर बर्ग ने ये कहा है, किसके विरोध में? बर्कहर्ट के विरोध में, कि बर्कहर्ट ने जो अपना लिखा है, जो राइटिंग उन्होंने की है जिस भी विषय पर, तो उन्होंने एंशियंट पीरियड और प्रेजेंट डे यानी 14 से 17 सेंचुरी तक का जो टाइम है उसके बारे में जो लिखा है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया है, जो पूरे तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा पीटर बर्ग ने इसमें कहा है कि एक यहाँ पे आके हमने बीच में पढ़ा था कि जो ईसाई प्रवर्तक थे वो क्या मानने लगे थे, जो कलरगी मैन थे, कि उनको अपने ही धर्म के, ठीक है, अपने ही धर्म के जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो पुराने ग्रंथ हैं या जो प्राचीन ज्ञान है, जो पुराने रीति रिवाज है, उनको फॉलो करना चाहिए और उनको दोबारा से पढ़ा जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा। तो यहाँ पर पीटर बर्के ने क्या कहा है कि जो स्कॉलर्स थे या फिर जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, क्या उनको पहले से अपने जो एंशियंट टेक्स्ट थे, जो प्राचीन रीति रिवाज थे, क्या वो उनसे अवगत नहीं थे? क्या उसके बारे में उनको नहीं पता था? जो इसी टाइम पीरियड में आके उन्होंने दोबारा ये बताना स्टार्ट कर दिया कि हमें हमारे एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि पीटर बर्ग ने कहा है कि जो इस टाइम पीरियड के लिए 14 से 17 सेंचुरी तक का जो टाइम है, इसके लिए हम यूरोप में रेनेसा टर्म का यूज करते हैं, यानी पुनर्जागरण मीन्स रीबर्थ, दोबारा से जन्म। तो क्या इसी टाइम में आके यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? उससे पहले की जो मिडिल एज है, जो मध्यकाल है, उसको डार्क एज कहा है। क्या ये चीज़ें पूरे तरीके से ठीक हैं? क्या जो मिडिल का एज थी, जो हमारी मध्यकाल था, क्या उसमें एक भी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसको हम ये कह सकें कि उस टाइम पे भी कुछ एक्टिविटी चल रही थी? उसको क्या पूरे तरीके से डार्क एज यानी अंधकार युग कहना ठीक है और इसको पुनर्जागरण टाइम कहना क्या पूरे तरीके से ठीक है? तो इन्होंने कहा है नहीं, इस टाइम को हम पूरे तरीके से पुनर्जागरण टाइम नहीं कह सकते और मिडिल एज को हम डार्क एज नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 9th सेंचुरी में, ठीक है, 9वीं सदी में जो फ्रांस के जो शासक हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ लिटरेसी और आप देखोगे आर्टिस्टिक एक्टिविटी को बढ़ावा दिया, यानी कि उन्होंने कलात्मक जो रचनाएं थी उनको कुछ अलग करने की जो क्रिएटिविटी थी, उसको 9th सेंचुरी में ही जो आइडिया था वो 9th सेंचुरी में ही आ गया था। फिर उसको आप सीधा 14th सेंचुरी से क्यों जोड़ रहे हैं कि वो जो आइडिया था वो पुनर्जागरण टाइम में आया या फिर रेनेसा टाइम में आया? तो ये भी पूरे तरीके से गलत है। ठीक है, 4th पॉइंट है इसमें कि जो ये यहाँ पे चेंजेस हमने पढ़े हैं कि यहाँ पे इतना बदलाव हुआ था, उन बदलावों के पीछे क्या रोम के यानी रोमन और जो यूनान ग्रीक के जो क्लासिकल सिविलाइजेशन थी, जो वहाँ की क्लासिकल सभ्यता थी, या फिर हम कह सकते हैं उसके जो ग्रंथ थे, जो हमने पढ़ा है कि रोमन टेक्स्ट्स थे या फिर ग्रीक टेक्स्ट थे, तो क्या सिर्फ उनका ही हाथ था?
यहाँ पे जो चेंज हुए हैं उनमें सिर्फ रोम का और ग्रीक का ही हाथ था। बाकी जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हो रहे थे, आर्कियोलॉजिकल और अब लिटरेसी जो साहित्यिक चीज़ें थी, क्या उनका कोई वहाँ पे मतलब कि हाथ नहीं रहा, कोई उनका ऐसा प्रभाव इन चीज़ों पे नहीं पड़ा। सिर्फ क्या क्लासिकल सिविलाइजेशन जो प्राचीन जो उनकी क्लासिकल सिविलाइजेशन रही है जैसे रोमन कल्चर, तो क्या सिर्फ उस रोमन कल्चर का ही हाथ था, बाकी चीज़ों का कोई हाथ नहीं था। ठीक है, तो ये एक साइड के हो गए। दूसरे जो इसके पक्ष में जो है वो क्या है कि एक तो हो गई कि पीटरबर्ग ने बर्गहर्ट का विरोध किया है। 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए कि एंशिएंट टेक्स्ट को ज़्यादा फॉलो किया उन लोगों ने, या फिर मिडिल एज का जो है कि मिडिल एज को डार्क एज क्या है, ये भी गलत है। क्लासिकल सिविलाइजेशन का ही इसमें हाथ था, रोम और ग्रीक की, ये भी यहाँ पे गलत है। हाँ, जो कुछ चीज़ें ठीक हैं उसके बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें है कि ये जो टाइम पीरियड था, रेनेसा टाइम पीरियड था, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ इन्वेंशन ऐसे हुए जिनको हम मानते हैं कि इस टाइम पीरियड में ही हुए थे। ठीक है, एक इसमें था कि इस टाइम पे जाके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में यहाँ पे लोगों की विचारधारा बनने लगी थी कि प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है। तो जो पब्लिक था वो आप देखोगे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो पब्लिक में आने लगी, और प्राइवेट में यानी निजी और आप सार्वजनिक चीज़ों और निजी चीज़ में यानी व्यक्ति की जो फैमिली है उसकी और उसका जो खुद का जो रिलीजन है, जो उसका धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, वो 2 पक्षों में हो गई, यानी प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि हाँ, इस टाइम पीरियड पे जाके कुछ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स लोगों को मिलने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि इस टाइम में जैसे हमने पढ़ा था कि इस टाइम में लोगों को उनके गिल्ड सिस्टम से यानी कि उनके जो संगठन से उनका नाम जुड़ा था, उस गिल्ड के नाम से ना जानकर उनके पर्सनल उनकी जो कला थी उसके नाम पर उनको जाने लगा, अपने नाम के नाम से उनको जाने लगा। ठीक है, दूसरा इसमें है कि इस टाइम पे जो यूरोप में भाषाओं के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पे स्टेट बनने लगे थे, अलग अलग राज्य बनने स्टार्ट हो गए थे। तो ये कुछ चीज़ें पक्ष में है कि हाँ, यहाँ पे कुछ चेंज हुए थे, लोगों ने अपनी भाषाओं को समझना शुरू किया था। ठीक है, कुछ यहाँ पे हुए थे चेंज। इसके बाद एक यहाँ पे और हमारा आता है 5th पॉइंट कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूरोप में चेंज हुए, तो क्या ये पूरे तरीके से सही है कि ये जो चेंज हुए थे यूरोप में हुए थे? क्योंकि उससे पहले एशिया की बात करें तो चाइना में और जो मंगोलों ने विजय की थी उसके बाद में बहुत सारे ऐसे आविष्कार हो चुके थे, जैसे नेविगेशन को लेकर जैसे हमने पढ़ा कंपास बन चुका था। तो बहुत सारे ऐसे आविष्कार पहले भी हो चुके थे एशिया में। ठीक है, और एशिया से भारत, अरब और भी जो अरब कंट्रीज़ हैं या एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से रोमन लोगों ने और यूरोपियन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है उन लोगों से। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अभी हमने पढ़ा कोपरनिकस क्रांति जो हमने पढ़ी, तो कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया था कि सन सेंटर थ्योरी जो दी है कि सूर्य बीच में है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, तो ये थ्योरी हमारे जो आर्यभट्ट नाम के एक वैज्ञानिक हमारे स्कॉलर हुए हैं, जो हमारे आप 3rd-4th सेंचुरी में देख सकते हैं, वो हुए हैं गुप्त पीरियड में। तो ये थ्योरी उन्होंने उस टाइम में दे दी थी, कहाँ 3rd और 4th सेंचुरी है, और ये जाके हमारे पास 14th सेंचुरी की यानी हज़ारों साल पहले ये जो सिद्धांत था आर्यभट्ट दे चुके थे, सन सेंटर थ्योरी, सूर्य सिद्धांतिका वो दे चुके थे। तो ये जब चीज़ें हैं एशिया में ये आइडियाज़ पहले आ चुके थे, लेकिन जब हिस्ट्री राइटिंग का टाइम आया, जब इतिहास लिखा गया, तो ये सारे इनमें यूरोप सेंटर जो व्यू पॉइंट था उसको सामने रखा गया, जो यूरोप लोगों का जो दृष्टिकोण था उसको सामने रखा गया, और उसमें क्या कहा कि ये जो सारे आविष्कार हैं कहाँ हुए, यूरोप में। लेकिन ये पूरे तरीके से भी सही नहीं है, क्योंकि यूरोपियंस लोगों ने कहाँ से सीखी है, एशिया के जो देश हैं वहाँ से सीखे, और वो बहुत सारे आविष्कार पहले भी हो चुके थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है लास्ट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।